इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। कभी सोचा है कि अंग्रेजी के शब्द बनते कैसे हैं? मुझे तो ये अक्सर लेगो ब्लॉक्स के खेल जैसा लगता है। आपके पास कुछ बेसिक ब्लॉक्स होते हैं और आप उन्हें जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं। आज हम अंग्रेजी भाषा के इन्हीं लेगो ब्लॉक्स की मतलब थोड़ी चीर-फाड़ करने वाले हैं। खास तौर पर ये देखेंगे कि कैसे क्रियाओं और विशेषणों के पीछे कुछ हिस्से जोड़कर जिन्हें सफिक्स कहते हैं, उन्हें एक बिल्कुल नया रूप दे दिया जाता है। मतलब एक संज्ञा का रूप। ये सारी जानकारी हमने एक बहुत ही दिलचस्प अंग्रेजी शब्दावली की किताब से ली है और हमारा मकसद आज सिर्फ नियम रटना नहीं है। हमारा मकसद है भाषा के सीक्रेट कोड को क्रैक करना, ताकि अगली बार जब कोई मुश्किल सा नया शब्द दिखे तो हम घबराए नहीं, बल्कि उसके अंत को देखकर मतलब का अंदाजा लगा सकें। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हजारों शब्द अलग अलग रटने की कोशिश करना तो मतलब एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। लेकिन अगर हम इन शब्दों को बनाने वाले पैटर्न को ही समझ लें, बिल्कुल, तो हम एक साथ सैकड़ों शब्दों के पीछे का लॉजिक समझ सकते हैं। ये सिर्फ शब्द सीखना नहीं है, ये भाषा के इंजन को अंदर से समझना है। वाह, भाषा का इंजन। तो चलिए इस इंजन का हुड उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रियाओं की, मतलब काम बताने वाले शब्दों की। एक्शन वर्ड्स। हाँ, ये सबसे आम तरीका है। आप एक एक्शन वर्ड लेते हैं, जैसे इम्प्रूव यानी सुधार करना, और उसके पीछे कुछ जोड़कर उसे एक आइडिया बना देते हैं। जैसे हमारे स्रोत में दिया है, इम्प्रूव के आगे मेंट लगा दो तो बन गया इम्प्रूवमेंट। सुधार। हाँ, सुधार। इम्प्रूव एक एक्शन है, लेकिन इम्प्रूवमेंट उस एक्शन का नतीजा है, एक चीज है। वैसे ही मैनेज से मैनेजमेंट बन जाता है। हाँ, ये मेंट वाला पैटर्न तो काफी सीधा साधा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। अच्छा, ये जो मेंट सफिक्स है, ये अंग्रेजी में सीधे लैटिन से नहीं बल्कि फ्रेंच भाषा से आया है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये अक्सर उन क्रियाओं के साथ जुड़ता है जो थोड़ी क्या कहते हैं, औपचारिक या प्रशासनिक लगती हैं। जैसे गवर्न से गवर्नमेंट, डेवलप से डेवलपमेंट, अचीव से अचीवमेंट। ये शब्दों में छिपी भाषा के इतिहास की एक छोटी सी झलक है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब सफिक्स की अपनी एक हिस्ट्री होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सफिक्स है जो मुझे लगता है हर दूसरी लाइन में दिख जाता है, आयोन या एशन। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जैसे इलेक्ट से इलेक्शन या डिस्कस से डिस्कशन। और ये भाषा को बहुत ताकत देते हैं। आप सोचिए, इन्फॉर्म का मतलब है जानकारी देना, ये क्रिया है। लेकिन जब हम इसमें एशन जोड़कर इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, तो हम उस पूरी क्रिया के निचोड़ को एक शब्द में पकड़ लेते हैं। सही बात है। ऑर्गेनाइज एक लंबा चौड़ा काम हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उस काम का नतीजा है, एक ठोस इकाई। ये सफिक्स एक्शन को एक कॉन्सेप्ट में बदल देते हैं। और यहीं पर आकर अक्सर स्पेलिंग की गड़बड़ होती है। कम से कम मेरे साथ तो बहुत होती थी। हाँ, ये कॉमन प्रॉब्लम है। किताब में साफ साफ लिखा है कि जब हम आयोन या एशन जोड़ते हैं तो ज्यादातर क्रिया के अंत में लगा ई गायब हो जाता है। जैसे ट्रांसलेट में आखिरी ई हटकर ट्रांसलेशन बनता है, या क्रिएट से क्रिएशन। ये छोटा सा नियम है, पर लिखने में बड़ी गलतियों से बचाता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाषा हमेशा बोलने में आसानी खोजती है। अच्छा। हाँ, दो वॉवल साउंड्स जैसे ट्रांसलेट का ए और आयोन का आय एक साथ बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो भाषा धीरे धीरे उस आखिरी ई को हटा देती है ताकि शब्द का फ्लो बना रहे। ये नियम रटने के लिए नहीं है, ये भाषा के स्वाभाविक विकास का नतीजा है। वाह, एक और सफिक्स है आईएनजी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, क्योंकि इसके दो मतलब हो सकते हैं। बिल्कुल। जैसे जॉगिंग का मतलब दौड़ रहा है भी होता है, और सिर्फ दौड़ना भी। जैसे ही इज जॉगिंग और जॉगिंग इज फन में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि सफिक्स कितने लचीले हो सकते हैं। पहले वाक्य में इज जॉगिंग, ये एक क्रिया है जो अभी हो रही है। लेकिन दूसरे वाक्य में जॉगिंग इज फन, यहाँ जॉगिंग उस पूरी एक्टिविटी का नाम है, वो एक संज्ञा है। ओह, तो वो एक नाउन है वहां पर। हाँ, उसे ग्रामर की भाषा में जेरेंड कहते हैं। ये सफिक्स एक ही शब्द को दो अलग अलग भूमिकाएं निभाने की शक्ति देता है। क्रियाओं से संज्ञा बनाना तो समझ आता है, एक एक्शन को एक आइडिया में बदलना। लेकिन मुझे हमेशा विशेषणों के साथ ज्यादा हैरानी होती है। मतलब क्वालिटी बताने वाले शब्दों के साथ? हाँ, आप खुश या कमजोर जैसे गुण को एक ठोस चीज में, एक अवस्था में कैसे बदलते हैं? ये भाषा का एक बहुत ही सुंदर पहलू है। हम अमूर्त भावनाओं या गुणों को शब्दों में कैद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो पहला सफिक्स है नेस।
ये तो बहुत ही आम है, जैसे वीक से वीकनेस, हैप्पी से हैप्पीनेस, डार्क से डार्कनेस। हाँ, ये किसी गुण को एक अवस्था में बदल देता है। और यहाँ भी एक छोटा सा ऐतिहासिक राज छिपा है। बताइए। नेस एक बहुत पुराना खालिस अंग्रेजी सफिक्स है जो जर्मैनिक भाषाओं से आया है। यही वजह है कि ये इतने आराम से रोजमर्रा के सरल अंग्रेजी शब्दों के साथ जुड़ जाता है। काइंडनेस, सैडनेस, इलनेस। अच्छा, तो ये देसी सफिक्स है। हाँ, कह सकते हैं ये भाषा की जड़ों से जुड़ा हुआ है। और फिर इसका एक विदेशी भाई भी है, ITYT। हाँ, सही पकड़ा। ये भी वही काम करता है, लेकिन थोड़े अलग शब्दों के साथ। जैसे स्टूपिड से स्टूपिडिटी, पंक्चुअल से पंक्चुअलिटी। एकदम सही। जहाँ नेस जर्मैनिक मूल का है, वहीं ITYT लैटिन और फ्रेंच से आया है। इसीलिए ये अक्सर ज्यादा लंबे, ज्यादा अकेडमिक या औपचारिक विशेषणों के साथ जुड़ता है, जैसे सिमिलर से सिमिलैरिटी। हाँ, या पॉसिबल से पॉसिबिलिटी, क्यूरियस या क्यूरियोसिटी। आप कनिटी या सैडिटी नहीं कह सकते, वो सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये पैटर्न बताता है कि शब्द की हिस्ट्री तय करती है कि उसका दोस्त कौन बनेगा। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब नेस और IT के बीच का चुनाव सिर्फ मर्जी का नहीं, बल्कि शब्द की जड़ों का मामला है। बिल्कुल। और ये दोनों मिलकर हमें वो शब्द देते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे खुशी, मूर्खता, समानता। हाँ, ये अमूर्त अवधारणाओं को नाम देना है। भाषा के बिना हम इन चीजों के बारे में सोच भी कैसे पाते हैं? सही बात है। पंक्चुअलिटी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये समय की पाबंदी का पूरा कॉन्सेप्ट है। इन सफिक्स के बिना हमारी सोच भी सीमित हो जाती है। ठीक है, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिसने इस किताब को पढ़ते हुए मुझे सच में चौंका दिया। अच्छा? हम अक्सर सोचते हैं कि सफिक्स जोड़ने से सिर्फ स्पेलिंग और मतलब बदलता है, पर यहाँ तो शब्द की पूरी आवाज, उसका उच्चारण ही बदल रहा है। और मुझे लगता है कि हम भारतीय अक्सर यहीं पर मार खा जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम मुश्किल है। हम शब्दों को पढ़ते तो हैं, लेकिन उनके स्ट्रेस पैटर्न पर ध्यान नहीं देते। स्रोत में एक नियम दिया है जो मेरे लिए एक लाइट बल्ब मोमेंट जैसा था। जिन संज्ञाओं के अंत में आयोन या IT आता है, उनमें स्ट्रेस यानी जोर सफिक्स से ठीक पहले वाले सिलेबल पर पड़ता है। जैसे क्रिया है एजुकेट, हम इसे बोलते हैं तो जोर एड्यू पर होता है। एजुकेट। हाँ, लेकिन जैसे ही एजुकेशन बनता है, जोर C पर शिफ्ट हो जाता है, एजुकेशन। मैंने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। और ये छोटा सा बदलाव ही नेटिव साउंडिंग और इंडियन साउंडिंग इंग्लिश में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। सच में। ये भाषा के संभीत जैसा है। हर शब्द का एक रिदम होता है। अगर आप गलत जगह पर जोर देंगे तो सुनने वाले को समझ तो आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा अटपटा लगेगा। और भी उदाहरण है। ट्रांसलेट में जोर ट्रांस पर है, लेकिन ट्रांसलेशन में जोर ला है, ट्रांसलेशन। डिस्कस से डिस्कशन। हाँ, और यही चीज विशेषणों के साथ भी होती है। सिमिलर में जोर से पर है, पर सिमिलैरिटी बोलते ही ये सिमिलैरिटी बन जाता है। स्टूपिड से स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी, कमाल है। और ये कोई रैंडम नियम नहीं है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या? आयन और IT जैसे सफिक्स काफी वजनी होते हैं और भाषा का संतुलन बनाए रखने के लिए स्ट्रेस ठीक उनके पहले आकर शब्द को एक सहारा देता है। पंक्चुअलिटी, आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे स्ट्रेस शब्द को एक लय दे रहा है। हाँ, अब समझ में आ रहा है। इसे जानने और प्रैक्टिस करने से न सिर्फ हमारा बोलना सुधरता है, बल्कि हमारी सुनने की क्षमता भी बढ़ती है। ये तो सच में एक गेम चेंजर टिप है। चलिए अब कुछ ऐसे सफिक्स पर आते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं, लोगों और उनके काम के बारे में बताने वाले शब्द। प्रोफेशंस के लिए। हाँ, स्रोत में 3 मुख्य सफिक्स दिए गए हैं, ER, और इस्ट। ER तो शायद सबसे कॉमन है। सिंग से सिंगर, डांस से डांसर, ड्राइव से ड्राइवर, ये तो बहुत सीधा है। हाँ, ये पैटर्न इतना मजबूत है कि हम नए शब्द भी इसी से बनाते हैं। मतलब? जब YouTube आया तो वीडियो बनाने वाले को यूट्यूबर कहा जाने लगा। जब कोई ब्लॉग लिखता है तो वो ब्लॉगर बन जाता है। अरे हाँ, भाषा इस नियम का इस्तेमाल करके खुद को अपडेट करती रहती है। लेकिन फिर कंफ्यूजन शुरू होता है और इस्ट के साथ। एक्ट करने वाला एक्टर होता है, एक्टर नहीं। डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर होता है, और आर्ट बनाने वाला आर्टिस्ट होता है, आर्टर नहीं। अब यहाँ सवाल उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कब ER लगाना है, कब और कब इस्ट। ज्यादातर सीखने वाले यहीं आकर अटक जाते हैं। कोई 100% पक्का नियम तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी शब्द की हिस्ट्री हमारी मदद करती है। फिर से हिस्ट्री? हाँ, जैसा हमने नेस के साथ देखा, ज्यादातर जर्मैनिक मूल के शब्दों के साथ लगता है जो रोजमर्रा के काम है। वर्कर, टीचर, प्लेयर।
अच्छा, तो और फिर से देसी वाला है। बिल्कुल। और ज्यादातर लैटिन से आई क्रियाओं के साथ लगता है, जो अक्सर थोड़े ज्यादा औपचारिक या तकनीकी होते हैं। जैसे डॉक्टर हाँ, डॉक्टर, इन्वेस्टर, क्रिएटर, ट्रांसलेटर। और इस्ट। ईस्ट ग्रीक यानी यूनानी भाषा से आया है और ये अक्सर किसी खास विचारधारा जैसे सोशलिस्ट या कला, पियानिस्ट या विज्ञान के क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए इस्तेमाल होता है। इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट। बिल्कुल। तो इसका मतलब साइकोलॉजी पढ़ने वाला साइकोलॉजर नहीं बल्कि साइकोलॉजिस्ट होगा, क्योंकि ये एक विज्ञान का क्षेत्र है। एकदम सही। और ट्रांसलेट करने वाला ट्रांसलेटर होगा, क्योंकि ट्रांसलेट लैटिन मूल का शब्द है। ये तो एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने जैसा है। हाँ, आपको हर शब्द की हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पैटर्न को दिमाग में रखने से सही शब्द चुनने में बहुत मदद मिलती है। और यहाँ भी स्पेलिंग वाली बात याद रखनी होगी। हाँ, वो तो है ही। ट्रांसलेट का ई हटकर ट्रांसलेटर बनता है, साइकोलॉजी का वाई हटकर आई बनता है और फिर साइकोलॉजिस्ट बनता है। बिल्कुल। ये दिखाते हैं कि भाषा एक जिंदा चीज है, ये नियमों के एक सख्त सेट पर नहीं चलती। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हम देखें तो हमने 4 मुख्य पैटर्न समझे। पहला, कैसे क्रियाओं में मेंट, आयन या आईएनजी जैसे सफिक्स लगाकर उन्हें संज्ञा बनाया जाता है। दूसरा, कैसे विशेषणों में नेस या आईटी जोड़कर अमूर्त विचार बनाए जाते हैं, देसी और विदेशी। हाँ। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, कैसे ये सफिक्स शब्द के उच्चारण और स्ट्रेस को बदल देते हैं। बिल्कुल। और आखिर में कैसे और इस्ट हमें लोगों के काम के बारे में बताते हैं और उनका चुनाव भी शब्द की हिस्ट्री पर निर्भर करता है। सही। और सीखने वालों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन पैटर्न्स को समझने के बाद आप अनजान शब्दों से डरना बंद कर देते हैं। हाँ, आप उन्हें डिकोड करना सीख जाते हैं। आपकी शब्दावली ज्यादा तेजी से और ज्यादा गहराई से बढ़ती है। ये सिर्फ नए शब्द रटना नहीं है, ये भाषा के काम करने के तरीके, उसके पूरे सिस्टम को समझना है। बिल्कुल सही। तो आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई अंग्रेजी लेख पढ़ें या कोई फिल्म देखें, तो क्या इन सफिक्स को एक्शन में देख पाएंगे? और क्या कोई ऐसा शब्द खोजा जा सकता है जो इन नियमों को तोड़ता हो? ये दिलचस्प होगा। कोई ऐसा शब्द जिसके अंत में और लगा हो पर वो किसी इंसान को ना दर्शाता हो, जैसे स्प्रेयर या कंटेनर। ये देखने की कोशिश करें कि ये नियम कितनी बार काम करते हैं और कब नहीं। क्योंकि भाषा के नियमों को समझने का सबसे मजेदार तरीका है उन्हें टूटते हुए देखना।